नमस्कार। आज हम बात करेंगे हार्ट में। जैसे हमने अभी बात की कि हार्ट में इकोजेनिक फोकाई क्या होता है। अगर बच्चे की इंटेस्टाइन है, अगर उसमें इंटेस्टाइन और जो बॉवल है, छोटी आंत और बड़ी आंत, वो अगर चमकीली दिखाई देने लगे, इकोजेनिक दिखाई देने लगे, तो उसका क्या महत्व है, इसमें पेरेंट्स को क्या जानने की आवश्यकता है और डॉक्टर्स को क्या जानने की आवश्यकता है। इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.2 to 1.4% पॉपुलेशन में पाया जाता है। मतलब इतने फीटसेस में पाया जाएगा। अगर हम 100 फीटसेस को वो करेंगे, स्कैन करेंगे, तो उसमें बहुत मिनिमम चांसेस है कि ये मतलब 1.5 से 2 बच्चों में 2 स्कैन्स में हमको मिलेगा। इकोजेनिक इसके ग्रेड्स रहते हैं, जैसे कि ये स्लॉटनिक करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। इकोजेनिक मतलब चमकीला, सोनोग्राफी में वो चमकीला दिखाई देगा या तो बोन की तरह दिखाई देगा। अब बोन कौन सी नियर बाय हमको कंपेयर करनी है, ये हिप की जो इलियक पोर्शन होता है, इलियक बोन का, उससे कंपेयर करना है। अगर वो बोन से बिल्कुल आइसोइकोइक हो तो हम उसको ग्रेड 0 बोलते हैं। अगर माइल्ड इकोजेनिक हो लाइक इलियक बोन तो हम उसको ग्रेड 1 बोलेंगे। मॉडरेट इकोजेनेसिटी इज कॉल्ड ग्रेड 2 और सिवियरली इन्वॉल्व इकोजेनेसिटी इज नोन एज ग्रेड 3 इकोजेनिक बॉवल। नाउ अब पूरी बॉवल की लंबाई में भी मिल सकता है या फिर मल्टीफोकल कहीं कहीं मिल सकता है। डिफ्यूज मिला तो हम पूरा बॉवल बोल देते हैं, या फिर फोकल भी हो सकता है। किन किन टाइप की परेशानियों में ये मिलता है जनरली हमको। कई बार क्या होता है कि अगर इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई कम है, इश्कीमिया हो रहा है, अंदर ही ब्लीडिंग हो रही है, नेक्रोसिस हो रही है, तो उन केसेस में यह मिलता है। तो उनसे हमको कोरिलेट करना चाहिए कि बॉवल की कुछ जो डिसीजेज रहती हैं उसमें हमको यह मिल सकता है, बॉवल की एब्नॉर्मलिटीज के साथ एसोसिएटेड होता है। कई बार इसमें इंटेस्टाइन में म्यूकस आ गया, वो म्यूकस ब्लॉक कर देता है। इंटेस्टाइन में जो बच्चे की मूवमेंट्स होती हैं, उसकी मोटिलिटी होती है, फंक्शन होती है, यह बॉवल की फंक्शनिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो अगर वो म्यूकस प्लग ब्लॉक कर देता है, ऐसा जनरली आमतौर पर एक बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें पाया जाता है। तो ये भी हमको उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग करनी पड़ती है बच्चे में। कई बार अगर IUGR है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, तो वो भी 2 प्रकार का होता है, अर्ली IUGRs एंड लेट IUGRs। तो IUGR के लिए भी हमको कॉशियस रहना चाहिए कि यह उस केस में भी एसोसिएटेड हो सकता है। और कई बार ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स लाइक ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, उनके साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। कई बार आइसोलेटेड फाइंडिंग है और रिस्क रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है मदर के, हमको जो उनकी जो हम रिस्क कैलकुलेशन करते हैं सॉफ्टवेयर में डाल के, तो कई बार हम इनको फॉलो करते हैं इन केसेस को। पर जनरली इसका जो लाइक्लीहुड रेशियो है वो ज़्यादा है फॉर हैविंग फीटस हैविंग एनी एनोमली। तो हमको फिर इनको टेस्टिंग करना होता है। नॉर्मली हम सिंपल डबल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर करते हैं अगर मदर इंटरमीडिएट ग्रुप रिस्क में आती है। तो अगर ये टेस्ट नॉर्मल है तो पेशेंट को स्क्रीनिंग पे रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एनोमली स्कैन में और कोई फाइंडिंग नहीं है, तो इनके सीरियल स्कैन्स थोड़े से फीटस के जल्दी स्कैनिंग करानी पड़ती है। 3-4 हफ्ते के गैप में हमको बच्चे की ग्रोथ को फॉलो करना होता है। और अगर कुछ इनकंक्लूसिव रिपोर्ट्स आती हैं ब्लड टेस्ट में, तो फिर हम पेशेंट को NIPT या एम्नियोसेंटेसिस ऑफर करते हैं। NIPT स्क्रीनिंग टेस्ट है, 99.7% सेंसिटिविटी है, बट it is a screening test, it is not a confirmatory test. It is done by taking blood sample from the mother. अब उसमें हम confirmatory test में amniocentesis है जो कि 100% confirmatory है। कुछ भी अगर हमको chromosomal anomalies confirm करना है तो, या फिर cystic fibrosis भी अगर confirm करना है तो उसकी भी genetic testing इसके amniocentesis के द्वारा ही कई बार की जा सकती है। उसमें भी हमको कुछ genetic जो है information मिलती है। बच्चे का बॉवल का फंक्शन का इशू रहता है तो ये पेरेंट्स से हमको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार यह क्रोमोसोमल एनोमली के साथ एसोसिएटेड रहता है, तो फिर ऐसे में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना ही अच्छा रहता है। थैंक यू।